क्योंकि रोल को सजाना, रोल को बनाना एक एक्टर का काम होता है। पूरी पब्लिकली गाली उन्होंने सबके सामने दी, तू आया कैसे यहाँ, इतनी जल्दी मुंबई में काम मिलेगा तुझे। अगर आप अभिनेता हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खुद लड़ रहे हैं, इन बच्चों का क्या दोष है? नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाल है। पेशे से मैं अभिनेता हूं। उम्र 15 वर्ष की थी जिस वक्त मैं स्कूल में था। आवारगी शुरू हो गई, उम्र ऐसी थी। बचपन में माता पिता ने एक फिल्म दिखाई थी जिसका नाम था बालक, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थे सारिका, जूने महमूद। तो फिल्म मेरे दिमाग पर इस तरीके से छा गई कि मुझे लगा कि जब ये बच्चे अभिनय कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने वो स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, नाटक में काम किया। नाटक का नाम था मुजरिम। फिर हमारे पड़ोस में ही एक संगीत टीचर थे, वो नाटक भी डायरेक्ट करते थे। वो हमारे प्राथमिक गुरु थे, स्वर्गीय श्री भूदेव शर्मा। तो उन्होंने कहा, क्यों रे इधर आ। मैंने हाँ, ताऊ जी बोलता था उनको। हाँ ताऊ जी। बोले, तू दिन भर घूमता रहता है, इधर से उधर से आवारगी करता रहता है, तू कुछ और करना नहीं चाहता, एक्टिंग करेगा? तो मैंने हाँ करूंगा। तो एक आदर्श कला निकेतन हमारे घर के पास में ही, ग्वालियर में ही, जिसके संचालक थे श्री जोर सिंह कुशवाहा। आदर्श कला निकेतन में मुझे पहली बार पंचनगरी नाटक में काम करने का मौका मिला। एक छोटा सा किरदार था, वो मैंने किया। आदर्श कला निकेतन अक्सर नाट्य शिविर लगाती थी, जिसमें बंसी कौल साहब, वीरेंद्र सक्सेना जी, रविंद्र खानविलकर, ऐसे एनएसजी के लोग आके हमको सिखाते थे। धीरे धीरे मैं चाहता तो निर्देशक बनना था, लेकिन अभिनय में इस तरीके से रच बस गया, मुझे लगा मुझे अभिनय करना है। हालांकि मैंने सन 81 में नाट्य मंदिर के अंदर खून की आवाज, राम कुमार भ्रमर का एक नाटक था, वो मैंने किया बतौर निर्देशक। फिर मैंने किया तालों में बंद प्रजातंत्र। उसके पश्चात पंचनगरी फिर से, और गुड बाय स्वामी। ये 3-4 नाटक मैंने डायरेक्ट किए। नाटकों में काम करके आपकी आर्थिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको कैपेबल नहीं हो पाती हैं। पैसा नहीं है हिंदी थिएटर का। और माँ बाप ने भी सोचा पता नहीं ये काम करेगा कि पढ़ेगा, क्या करेगा, जैसे तैसे स्कूल पास किया। इस बीच हमारे एक मित्र थे मुंबई से, उनका नाम था अमिताभ त्रिपाठी, वो आज भी हैं। तो उनकी संस्था हुआ करती थी अमित थिएटर, वो प्रोफेशनल शो करते थे। और यहाँ हमारा एक पेपर आता था, यहाँ पर ग्वालियर में आर्थिक घोष साप्ताहिक पेपर था। तो वहाँ का वो मुंबई का सिनेमा का वो कॉलम लिखते थे। तो यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। आप क्या करते हैं? बोले, मैं लिखता हूँ और नाटक डायरेक्ट करता हूँ। मैंने कहा, मैं नाटकों में काम करता हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो बोला, आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? तो हमें उसी वक्त ले गए। उम्र थी 21 साल या 20 साल की। तो उनके साथ प्रोफेशनल थिएटर किया, 3-4 नाटकों में काम किया उनके साथ। धीरे धीरे चलता रहा। जब वक्त आया कि अब मुझे कुछ करना है नाटकों के अलावा, अब सीखा यही था। वहाँ से मैं वापस आके मैं दिल्ली गया। दिल्ली में जाके मैंने एक 5 स्टार होटल है ली मेरिडियन, उसमें जॉब किया 4 साल। फिर हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ आ गई, शादी हो गई। पत्नी को पता नहीं था कि हम नाटकों में काम करते हैं। तो 1-2 साल हम लोग साथ रहे। उसके पश्चात हमारी एक महिला मित्र हैं सुरभि पांडे, वो बचपन से हमारे साथ थी। तो उस वक्त मुंबई के अंदर वो राइटिंग कर रही थी स्वाभिमान सीरियल की। तो उनका दिल्ली मेरे पास फोन आया कि राजेश क्या कर रहा हो? मैंने कहा, जॉब कर रहा हूँ। बोले, तुम जॉब के लिए नहीं हो राजेश, तुम अभिनेता हो, एक्टर हो, तुम्हें काम करना चाहिए। तो जब पत्नी को पता चला जब आप एक्टर हैं तो आप एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसको करते क्यों नहीं है? तो बात चलते चलते ये स्थिति हो गई कि चलो मुंबई चलते हैं। तो दिल्ली से पैकअप करके मैं मुंबई शिफ्ट कर गया। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि मुंबई में जाते ही मुझे काम मिला। पहला सीरियल था ये शादी नहीं हो सकती, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे सतीश कौशिक साहब। जब मुंबई गया तो मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं था, कोई मैंने ऑफिस नहीं देखा था। तो जहां मैं महाड़ा कॉम्प्लेक्स में अंधेरी ईस्ट में
माँ काली के उसमें हम लोग रह रहे थे, उसी बिल्डिंग में काफ़ी लोग रहा करते थे। संजय मिश्रा, हेमंत पांडे, अखिलेंद्र मिश्र, हिमानी शिवपुरी जी सेम बिल्डिंग में रहती थी। और वहाँ थी एक आभा परमार जो अपने शहर से ही हैं, ग्वालियर से ही हैं, और भारत भवन से उन्होंने पास आउट किया है। तो वहाँ उन सबसे मुलाकात हुई। तो वहाँ एक और सज्जन मिल गए, चंदू सिंह, जो प्रयास प्रोडक्शन के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि राजेश भाई आपके पास ये नंबर ले लो मेरे से, आप मेरा नाम मत लेना, आप डायरेक्ट बात करो। मैंने किसका नंबर है भाई? बोले सतीश कौशिक साहब का नंबर है। तो वो लैंडलाइन चलता था उस टाइम पर, वो था नहीं मोबाइल वगैरह। तो मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया, उनकी मिसेज ने उठाया कि मैं राजेश पाल बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, उनसे मुझे बात करनी है। वो ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात करा दूंगी। रात को 8 बजे उनका फ़ोन आया सतीश जी का। लड़का भागा भागा ऊपर आया, आके बोलता सर आपका फ़ोन है। तो सतीश जी बोली कौन बोल रहा है? मैंने कहा मेरा नाम राजेश पाल है सर, और मैं दिल्ली से आया हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बोले घर आ जाओ। मैंने सर एड्रेस दीजिए। तो उन्होंने एड्रेस दे दिया। स्ट्रगल करना मुझे आता नहीं था। मैं गया, सीधा जाके उनका बेल बजाया, सतीश जी दरवाजा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं बैठ गया। हाँ बताइए। मैंने कहा सर मैं एक एक्टर हूँ और मैंने सुना है आप एक नया सीरियल उठा रहे हैं, तो सीरियल में मैं काम करना चाहता हूँ। तो जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी, एकदम ताव आ गया। और उन्हें खड़ा हो, मेरा एड्रेस तुझे दिया किसने, नंबर किसने दिया? मैंने कहा सर नंबर मिल गया मुझको। बोले ऐसे स्ट्रगल होता है? बोले ऐसे राजा बुंदेला बना रहे हैं, उनके ऑफिस में जाओ प्रयास प्रोडक्शन में। सर नंबर क्या है? बोले 203 208, वहाँ जाके दो अपना। एक फ़ोटो के पीछे हम लोग उस समय जो स्ट्रगल चलता था, एज, हाइट और छोटा सा एक्सपीरियंस, वो सब लिखा होता था फ़ोटो के पीछे। वो फ़ोटो का लेके मैं गया, प्रयास प्रोडक्शन पहुंचा। तो वहाँ देखा तो कम से कम 200-300 बच्चे, मतलब मेरी उम्र के ही लोग वहाँ थे। मैंने कहा जाऊँगा अंदर कैसे? तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पर महिला बैठी थी, तो मैंने उनको कहा मुझे राजेश बब्बर से बात करना है। वो उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मैंने कहा सतीश जी ने मुझे भेजा है। तो डायरेक्ट मुझे बुला लिया गया। बोला सर ठीक है, आप फोटो दे जाइए, मैं देखता हूँ। तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया प्रेस प्रोडक्शन से। बोला सर अपने मेजरमेंट के लिए आ जाइए, एक रोल डिसाइड हुआ है आपके लिए, और ये समथिंग वो सब पैसे वैसे की सारी बात हो गई। और जब मैं सेट पर पहुंचा तो सतीश जी ने इसको किसने बुलाया? बोला सर आपने तो भेजा था। बोले मैंने कब भेजा? सीधा गाली, पूरी पब्लिकली गाली उन्होंने सबके सामने दी। तू आया कैसे यहाँ, इतनी जल्दी मुंबई में काम मिलेगा तुझे? तो मैंने जो कहा सर आपने तो भेजा था। बोले मैंने भेजा था, तुझे मेरे पास किसने भेजा था ये तो बता। अच्छा लाइन याद है? मैंने हाँ याद है। तो सुना, लाइन सुना दी, और चल ठीक है देखते हैं। तो उसमें मेरे 2 किरदार थे, एक 2 तरीके के। एक तो मैंने कुली का किया, दूसरा उस कुली जो है उस फैक्ट्री को खरीद लेता है, तो डबल रोल हो गया एक तरीके से। बहुत खुश हुए। और इसके चलते मैंने ये शादी नहीं हो सकती में 8 किरदार अलग अलग किए, 8 एपिसोड्स, अलग अलग कहानी होती थी। उसके पश्चात मुझे लगा कि मैं चल पड़ा हूं। उसके बाद मुझे सीरियल मिला राहें, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे विवेक अग्निहोत्री साहब। सामने घर के पास में ही आबाजी रहती थी। तो आबाजी क्या, डबिंग आर्टिस्ट बहुत मशहूर थी वहाँ पर, और कास्टिंग भी करती थी। तो उन्होंने एक किरदार था मेरा, वो किरदार देके मुझे उन्होंने भेजा विवेक जी के पास कि आज तुम्हारा शूट है, और राहें सीरियल मैंने किया। छोटे छोटे रोल मिले थे उस टाइम पर। फिर धीरे धीरे चलता रहा। बालाजी शूट किया मैंने, किया आपका इतिहास किया बालाजी का, स्वाभिमान किया सीरियल, और आपका शांति किया, काला सोना किया, जन्म किया, जिंदगी किया, जन्म है, ये इस तरीके के बहुत सीरियल्स थे जो मैंने किए। लगभग जितने भी बड़े सीरियल थे। आशुतोष राणा साहब के साथ मैंने फर्स्ट सीरियल किया, नीतीश भारद्वाज के साथ मैंने गीता रहस्य किया। मतलब लगभग काफ़ी हमारे शहर के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे। धर्मेंद्र गुप्ता जो हमारे मित्र हैं, अरुण काटे। शूट में क्या होता है कि आज आपको काम मिला है, पैसा मिलता है 40 दिन बाद। अगर आपके पास 3 महीने काम नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो मैं मीरा रोड पहुंच गया अंधेरी से, ताकि सरवाइव कर सकूं। वहां पहुंचने के बाद काम कहीं नहीं था, रोज ऑफिस जाना, ऑफिस दर ऑफिस।
वहाँ जाके अपने फ़ोटोज़ देना, यदा कदा कहीं काम मिल गया तो उससे सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता था। बच्चे को एडमिशन था स्कूल में, उसको निकाल दिया गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे फीस भरने के। 2 महीने बच्चा स्कूल नहीं गया और मैं वहाँ लगभग 9 साल रहा हूँ। 2 महीने बाद जब बच्चे की फीस नहीं गई तो उसका कोई बच्चा दोस्त था, तो वो जा रहा था तो बालकनी पे खड़ा होकर बोलता है कि पापा जी राहुल स्कूल जा रहा है, मैं कब जाऊँगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, क्योंकि अगर आप अभिनेता हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खुद लड़ रहे हैं, इन बच्चों का क्या दोष है। पत्नी ने हमारी बहुत सपोर्ट किया, गरीबी अमीरी हर तरीके से। बावजूद इसके फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे कुछ और अलग से काम करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मीरा रोड में मेरे पास 100 रुपए का एक नोट था, जिसे मैंने अपनी पत्नी को यह कहकर रख दिया कभी इमरजेंसी में बच्चे की दवाई के लिए जरूरत पड़ सकती है, इसको रख दो। और कहीं से कुछ काम नहीं था, सिगरेट पीने की आदत थी, तो पास में एक पान वाला था जिससे मेरी उधार सिगरेट आती थी, और उसी का बगल में एक एसटीडी पीसीओ वाला था जिस पर मेरे फोन आते थे। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पेजर भी इस्तेमाल कर सकूं। बाद में पेजर लिया, वो बात दूसरी है। तो मैंने कहा भाई कोई फोन आया क्या, बोले कोई आया क्या, कोई फोन नहीं। तो वो 100 रुपए का नोट लगभग 1 महीने तक मेरी पत्नी के पास रहा। अब इस बीच क्या हुआ कि ऊपर का जो पंखा था हमारा, वो पंखा जल गया। उसके ठीक 3 दिन बाद मेरा टीवी जल गया, टीवी मतलब खराब हो गया, सारे रास्ते बंद। मगर वो 100 का नोट नहीं निकाला मैंने कि शायद ऐसा ना हो कहीं इस पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो वो 100 रुपए का जो नोट था, तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने कहा होगा क्या, हर बात से लाचार है। तो एक फिल्म लगी थी मीरा रोड से आगे, एक नया गांव करके एक जगह है, तो उसमें फिल्म लगी थी दीवाना मस्ताना, गोविंदा साहब की, अनिल कपूर साहब की। तो रात को 8 बजे मैंने मिसेस को बोला, मैंने कहा पानी आया, पानी भर लो और फटाफट खाना दो और वो 100 का नोट निकालो। बोले क्यों, निकालो। 100 का नोट निकाला। बोले कहाँ जाना है, मैं चलो। तो मेरे पास और रूट पास था, तो 3 रुपए मिसेस के लगे, 3 रुपए बच्चे के लगे नए गांव जाने में। और वहां 20-20 रुपए की टिकट थी, तो 60 रुपए की टिकट मैंने बड़ी आसानी के साथ खरीद ली। नाइट शो गए थे, पूरी फिल्म देखी। रात के 12:30 बजे फिल्म खत्म हुई, मेरे पास 10 का नोट बचा था। उसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया। और जब मैं स्टेशन पे आया तो पता चला कि 3:30 बजे विरार स्टेशन से ट्रेन चलेगी, रात की ट्रेन बंद हो गई है। पूरी रात हम लोग स्टेशन पे बैठे रहे। मैंने अपनी शर्ट उतार कर बच्चे की मैं हवा करता ताकि मच्छर ना खाएं। 3 बजे 3:30 बजे मुझे पहली ट्रेन मिली, तब मैं मीरा रोड आया, घर गया हूँ और जाके हम लोग सो गए। मिसेस बोले क्या हो गया आपको, मैंने बिल्कुल हो गया। और सुबह 6 बजे दरवाज़ा खटखटाता कोई आदमी, मैं दरवाज़ा खोल के मैंने हाँ बेटा। बोला अंकल आपके रात को इतने फ़ोन आए, फटाफट बात कीजिए। मैंने बताओ किसका नंबर है। नंबर दिया तो वो मेरे एक मित्र हैं यहाँ के ग्वालियर से ही हैं, उनका नाम है अरुण काटे। वो किसी को असिस्ट कर रहे थे। बोले यार मैं रात भर से, मैं किसी और को बोला रात भर से फ़ोन लगा रहा था, तुम कहाँ थे। मैंने कहा मैं चला गया था कहीं। बोला फटाफट आओ। तो किसी को असिस्ट कर रहे थे। वहाँ जाके मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास 12 दिन का काम है, 2000 रुपये पर डे। तो वो पेशेंस था। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंस अगर आप रख रहे हैं तो ही आप आगे बढ़ रहे हैं। 9 साल मैंने अगर मुंबई में काटे हैं, वो पेशेंस के आधार पर ही काटे हैं। प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये हर कलाकार के साथ होगा। पेरेंट्स, उनकी अपेक्षाएं कि बेटा क्या बनना चाहता है, क्या करेगा, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माता पिता हमेशा असुरक्षित रहते हैं अपने बच्चों को लेके। मेरे फादर मुझसे बहुत नाराज रहते थे। बोले हमारे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में किसी ने नाटकों में काम नहीं किया, तुम कहां से इस तरीके से पैदा हो गए। उनको समझाना बहुत मुश्किल काम था। मैं रिहर्सल पर जाता था, मुझे पता था शाम को आके पिटूंगा रात को आकर, बावजूद उसके फिर भी मैं जाता था। तो मेरे फादर के उसमें सुपरवाइजर थे स्प्रिंग डिपार्टमेंट जाजी शूटिंग में, तो उनके एक प्रोडक्शन मैनेजर थे मिस्टर हरलाल का।
मिस्टर हरलाल का मेरे मित्र बन गए, क्योंकि वो चौराहे पर आकर सिगरेट पीते थे और वो शेयर भी कर लेते थे कभी कभी, तो वो मित्र हो गए थे मेरे। तो मैं उनको नाटक का अपना मेरा शो था, वो कार्ड देने के लिए मैं उनके पास गया, तो अचानक फादर आ गए। तो फादर से बोला, नंदकिशोर जी आपको नाटक देखने चलना है, ये हमारे मित्र हैं। तो फादर ने वहां ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है। तो फादर प्रेशर में आके वो नाटक देखने के लिए गए। जब 100 लोगों की तालियां जब पड़ी तो उनको लगा कि नहीं यार पॉजिटिव है लड़का, काम सही जगह पर है, बिगड़ नहीं रहा। और प्रेशर एक जिम्मेदारी होती है। मेरी 2 बहनों की शादी होनी थी, मेरे भाई की शादी होनी थी, फादर अकेले कमाने वाले, ऊपर से मुझ पर नाटकों का दबाव नहीं कहूँगा, पर मेरा शौक था, मैं उसके पीछे मेरी लगन थी, मैं कुछ करना चाहता था, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने छोटी मोटी नौकरी भी की साथ साथ में, कहीं से कुछ पैसा आ जाए जिससे मेरी फैमिली को सपोर्ट हो। माता पिता का मैं इस बात पे बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के नहीं रखा कि भाई तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तू ये कर। उन्होंने इतनी लिबर्टी थी, मुझे छूट थी थोड़ी सी कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम जो कुछ करना चाहते हो वो तो कुछ उसमें तो कुछ अचीव करो, उसमें तो कुछ बताओ क्या कर सकते हो। प्रेशर में काम कभी कोई अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने काम को जानना चाहिए। आज कोई भी कुछ काम कर रहा है उस विषय पे पकड़ होनी चाहिए। मैं एक सीरियल कर रहा था जिसे डायरेक्ट कर रहे थे दीपक बावस्कर, और लिखा था, क्योंकि अनुराग कश्यप नए नए आए थे उस जमाने में, उसे लिखा था अनुराग कश्यप ने। वो अनुराग कश्यप के जरिए ही मुझको, कोई सेम बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, तो उन्हीं के जरिए मुझको वो रोल मिला था। तो उसमें एक संपादक का किरदार था। तो वहाँ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोला, आपको लाइन्स याद हैं? मैंने हाँ बिल्कुल याद है। बोले सुनाओ। मैंने सुनाया। चिल्ला के बोले साहब ऐसे ऐसे डायलॉग बोलोगे आप? मैंने भाई मैं 2 दिन से तो अच्छा कर रहा हूँ, अभी क्या हो गया तुम्हें? बोले इस डायलॉग को ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल में बोलना है। मैंने कहा शत्रु जी की स्टाइल में बात करना है तो ये संपादक का किरदार है भाई। वो बहस हो गई, तो फिर डायरेक्टर साहब आए, बोले क्या बात है? बोले ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा बताओ क्या करना है। मैं कहा सर एक बात बताइए, आप एक संपादक की एक अपनी गरिमा होती है, एक प्रेस चलाता है या कुछ भी अखबार चलाता है, वो इतना शाउट क्यों करेगा, क्यों चिल्लाएगा? बड़ा अच्छा बोल के दिखाओ। और वो डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस हुआ उस नाटक का, उस सीरियल का, कि मैं अखबार चलाता हूं मिस्टर भूरे, रंडी खाना नहीं, और जो कुछ भी छापता हूं अपने अखबार के पन्नों पर, वो सिर्फ मेरी कलम की निकली हुई स्याही से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा सताए गए लोगों के घाव के मवाद से लिखे हुए होते हैं, उनके बहते हुए खून से लिखे हुए होते हैं। और तुम मुझे खरीदने आए हो इन पैसों से। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ठाकुर हरि सिंह के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। अब तुम अपनी ये 2.5 टांग लेकर निकल जाओ यहां से, वरना जो ये सोने का दांत चमक रहा है ना, इससे पहले कि यहां की खुली खिड़की दिखाई दे, चले जाओ यहां से, गेट आउट। तो क्या होता है कि जब आप कुछ किरदार करते हैं, कोई रोल करते हैं, जब तक उसकी वो लयबद्ध तरीके से नहीं है, उसमें रिदम नहीं है, तो उसका मजा नहीं आता। 2 दिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरे दिन आप कहीं शाउट कर गए, या पूरा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो वो आपकी मेहनत और आपके लगन के हिसाब से ही बनेगा। आप सोचें कि आजकल क्या होता है, पहले बताऊं आपको, पहले एक डायरेक्टर आता था, पूरी स्क्रिप्ट बताता, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा रोल हो, उसका बैकग्राउंड, उसका रोल, उसके बारे में सब कुछ बताना, डायरेक्टर पूरी मीटिंग करता था। अभी क्या होता है कि आप जाइए, आपका रोल है, आपको 10 मिनट पहले आपको स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाएगी, वो आपको 10 मिनट में याद करना है, 10 मिनट बाद कैमरे के सामने जाकर बोलना है। तो उसमें रूह कहां से आएगी, आत्मा कहां से आएगी उस किरदार में? 10 मिनट में आप कैसे मैनेज करेंगे अगर आप एक्टर हैं तो, वो भी थिएटर आर्टिस्ट? क्योंकि रोल को सजाना, रोल को बनाना एक एक्टर का काम होता है। जब तक रिदम नहीं है, मेरे पास, मैं जाता हूं, मुझे शॉर्ट फिल्मों में भी जाते हैं हम लोग काम करने के लिए, स्टूडियो में बैठे हैं, ग्रीन रूम में हैं, बोले सर ये लाइन्स हैं, अब उसको सरसरी निगाह डाल के उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ा देखा, तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि हमको ये लाइन्स बोलनी है, उसे जीना नहीं है।
किरदार को जीना बहुत मायने रखता है। कोई भी आप रोल कर रहे हैं, चाहे फादर का हो, प्रोफेसर का हो, गुंडे का हो, बदमाश का हो, बॉस का हो, किसी भी प्रकार का रोल, उसे आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आप साबित कर पाएंगे। हालांकि ये बात दीगर है कि ये सब चीजें बहुत देर में समझ में आती हैं। जब तक आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, तभी समझ पाएंगे। एक सीरियल था बच्चों का, शक्तिमान। शक्तिमान में जब भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री का किरदार आता था, वो मैं करता था। आज के बच्चे नहीं जानते हैं शायद। और एक सीरियल आता था बच्चों का, जस्ट मोहब्बत। जस्ट मोहब्बत सीरियल किया मैंने, और जो खास किरदार थे, बनेगी अपनी बात। उस जमाने में आपका इरफान, माधवन, ये सब नए नए थे। आज जब मैं देखता हूँ उसने पुराना इतिहास, तो मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग साथी थे, क्योंकि मैं उस वक्त स्ट्रगलर था, वो भी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आभा परमार का, जिन्होंने मेरे गर्दिश के दिनों में आपका डबिंग करा के मुझे कुछ पैसे दिलवा देती थी, या कुछ ऐसे किरदार होते थे वो मुझे दिलवा देती थी। का मतलब बहुत मुश्किल होता था, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया दिल्ली। दिल्ली में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, काम चलता रहा, मेहनत करते रहे। बच्चा पढ़ के किसी काबिल बन गया, उसकी जॉब लग गई। बच्चे ने कहा कि पापा जी अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि 17 साल बीच में मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना कोई नाटक, ना कोई फिल्मों में अभिनय, कुछ नहीं। बोले पापा जी आप अपनी मर्जी का काम करें, जो आपने छोड़ा है वो करने की कोशिश करें, और आप बिल्कुल फ्री हैं, अब आप अपने लिए कीजिए। मैंने वहां कुछ कास्टिंग एजेंसीज थी, उनसे संपर्क किया, उन लोगों से बात की, तो अचानक एक ग्रुप था, प्रोडक्शन हाउस असली सरदार जी। तो मेरी मुलाकात वहां एक अमरजीत सिंह जी से बात हुई, अमरजीत सिंह चावला। तो मैंने अपना प्रोफाइल बताया उनको, अपने बारे में बताया कि मैंने ये काम किया। बोले सर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। और उनके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर मनमीत सिंह एक्टर, जो मुंबई रहते हैं। बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक असली सरदार जी के नाम से एक वेब सीरीज शुरू की थी। अलग अलग कहानियां होती थी, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते लगभग मैंने उनके साथ 10-12 शॉर्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। तो बहुत फिल्में की, लगभग मैंने 52 करीब मेरी शॉर्ट फिल्में हो गई। और अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, उस फिल्म को 5 अवार्ड मिले हैं। एक कैप्सी अवार्ड बतौर एक्टर मुझे मिला है, और शॉर्ट फिल्म का नाम है डिग्निटी। और एक फिल्म अभी मैंने की थी जिहाद, उसे 28 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। उसमें मैंने एक किरदार किया है मेजर का। उसमें एक डायलॉग है, और बहुत फेमस डायलॉग हुआ है। वो डायलॉग है कि हर तीसरे दिन तिरंगे में लिपटकर एक लाश आती है हमारे यहां, गांव के गांव शहीद द्वारों से भर गए हैं, और तू कहता है उसने हमें धमकी दी थी। जिसे डायरेक्ट किया है राकेश परमार साहब का, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। अभी मैंने कटहल फिल्म की है, ग्वालियर में शूट था उसका। तात्पर्य यह कहने का है कि संघर्ष आप करते हैं, बहुत कुछ आपकी मेहनत, आपकी लगन पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ आपकी किस्मत पर भी डिपेंड होता है। मैंने बिजनेस चेंज किए अपने, कई बार चेंज किए, क्योंकि एक आप नए सिरे से किसी चीज से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि ये बेटर है कि ये बेटर है। जहां आपको संतुष्टि होती है आप वहीं काम करते हैं। मैंने बताया ना 17 साल कुछ नहीं किया। हाँ इतना जरूर था, मैं एक कमरे में बंद हो जाता था, मैसेज जानती थी अच्छे से ये क्या कर रहे हैं, उनको भी दुख होता था, मगर कुछ बोलती नहीं थी। दरवाजा बंद किया, आईने के सामने खड़ा होकर मैं अपना अभिनय करता था। कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं तो कोई नॉवल पकड़ के उसकी लाइंस बोलना शुरू कर देता था। वो मेरा बराबर रहा। लेकिन मैंने कहा ना कि बाद में मैंने पेशेंस रखा, तो उसके बाद जब बेटे ने मुझे फ्री किया तो मैंने कम से कम 52 शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, 52। बाकी अभी 16 और बाकी हैं जो रिलीज नहीं हुई हैं। अभी एक प्रोजेक्ट है, एक वेब सीरीज मैंने की है,
और एक वेब सीरीज की और बात चल रही है, कटहल मैंने अभी एक फिल्म की है, उसमें हीरो के फादर का रोल है, यशोवर्धन मिश्रा उनके डायरेक्टर हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि आज की जो न्यू जनरेशन है, नए लोग हैं, थिएटर आते हैं, काम करते हैं, या तो पूरी तरह समर्पित होकर सब कुछ भूलकर काम करें, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, और नाटकों में काम करके जो मैंने किया है वो ये ना सोचें कि मैं 4 नाटकों में काम कर कर बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। कम से कम 10 साल थिएटर को जरूर दें, तभी आप पारंगत होंगे, तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। कुछ लोग यहां से मुंबई जाते हैं बगैर सोचे समझे, जैसे मैं गया, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सरवाइव कैसे करेंगे, हर बात में पैसा चाहिए। तो मेरी सलाह तो उन बच्चों से यही है कि आप अगर जब भी मुंबई जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। बाकी मैं और काम कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।